वेलकम टू अल्फा 360 डिग्री एकेडमी। तो बेटा ये हमारा पार्ट 2 का लेक्चर है, दैट इज रीनीट का। तो पहले लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस और केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में जो है हम कुछ सॉल्यूशन के, कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम के, कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऐसे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है पहला, a solvent has boiling point 400 Kelvin and enthalpy of vaporization 32 kilojoule per mole. If its molar mass is 80 gram per mole, the ebullioscopic constant, that is जो कि Kb होता है, is approximately. तो Kb हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो Kb हमें कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में एंथैल्पी गिवन है। अगर एंथैल्पी गिवन है तो यहाँ पे Kb का जो फॉर्मूला है दैट इज Kb इक्वल टू R इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर, टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा H। इसके केस में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है और KF के केस में दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। तो मैं बस यहाँ पे डेल्टा H लिख रहा हूँ, चाहे तो, या फिर एंथैल्पी ऑफ दैट इज वेपोराइजेशन VAP। क्लियर? तो यहाँ पे अभी देखो जो वैल्यू हमें गिवन है ये किलो जूल पर मोल में गिवन है, तो R की वैल्यू हम जो यूज करेंगे, अगर ये किलो जूल में या जूल में गिवन है तो R की वैल्यू यूज करेंगे 8.314 इंटू टी नॉट बी। यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है दैट इज 400, तो इसको 400 यहाँ पे रखेंगे, ये 400 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 80, यहाँ पे आएगा दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू 32 किलो जूल है। तो यहाँ पे इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू 8.314 यूज किया है हमने, इसको किलो जूल में या फिर इसको जूल में। यहाँ पे जूल में रखा है तो इसको भी जूल में रखेंगे, दैट इज 32 इंटू किलो की जगह 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये, चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ, दैट इज 8.314 इंटू ये 4 का स्क्वायर और ये 10 टू द पावर 2, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 इंटू दैट इज 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर ये 1000 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय दैट इज 32, तो 16 टू ज़ा 32 और यहाँ से इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 40 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बराबर। और ये 10 टू द पावर -6 और ये 10 टू द पावर 4, तो ये 10 टू द पावर कितना रिमेनिंग -2 रिमेनिंग, तो 8.314 इंटू 8.314 इंटू 10 टू द पावर, ये 40 एक रिमेनिंग है, यहाँ पे 40 लिखेंगे, इंटू 10 टू द पावर -2। और इसको और मैथमेटिकली और सिंपल करना है तो इसको 4 करेंगे, इसको 4 करेंगे तो 10 टू द पावर -1, यानी कि ये वैल्यू बनेगी दैट इज 8.314 इंटू, इसको अगर 4 लिखूंगा तो ये इंटू 10 टू द पावर कितना, दैट इज -1 एंड 8 4 ज़ा 32, यानी कि 3.2 समथिंग, दैट इज नियर अबाउट 3.2, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3.2 का मतलब करेक्ट आंसर है 3.3। क्लियर? तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्वालिटी पर बेस्ड है। आज तक के नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, तो अनटच्ड है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की। तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट, 1.08 gram of silver was deposited in one cell containing aqueous AgNO3 solution.
एक्वियस AgNO3 सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है हमको, और कैलकुलेट द मास ऑफ क्या बोला है, जिंक डिपॉजिटेड इन अनदर सेल containing aqueous ZnSO4 when both cells are connected in series। और यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ जिंक और एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कनेक्टेड बोला है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के सेम करेंगे, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट सेम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट देखो किसके किसके, जैसे कि ये सिल्वर है और ये क्या है, जिंक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। तो यहां पे दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर Ag, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो यहां पे अगर इसको मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर अगर मैं करूं, तो ये मोल्स किसके, जिंक के, और ये मोल्स किसके, सिल्वर के, मल्टीप्लाइड बाय दैट इज n फैक्टर ऑफ सिल्वर। तो इसकी वैल्यूज अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि पहले वैल्यू देख लूं, 1.08 सिल्वर का मास गिवन है, तो ये रहा, इसको मोल्स को गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, तो गिवन मास जो है वो 1.08 है, और सिल्वर का एटॉमिक मास है 108, और सिल्वर का n फैक्टर होता है 1, बरोबर। सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, जिंक के जगह वैल्यू हमने रख दी, ये जिंक है इधर लेफ्ट साइड में, तो इसको राइट हैंड साइड में रखेंगे। चलो इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लेता हूँ, थोड़ा सा इधर लिख दूँ मैं इसको, क्लियर। तो ये वैल्यूज किसकी होगी, सिल्वर के लिए होगी, क्योंकि सिल्वर के मोल्स इधर हैं। अब यहाँ पे जिंक का मास हमें कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ जिंक को यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय, आपको जिंक का एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है, दैट एटॉमिक मास इज 65, और जिंक का n फैक्टर होता है 2। जिंक का n फैक्टर कितना होता है 2, तो ये 108 इंटू 10 टू द पावर कितना, -2, 108 से 108 कैंसल, तो ये 65 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 बचेगा यहाँ पे, और ये 2 जो है यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा, सॉरी 3 लिख दिया, ये 2 जो है यहाँ पे किस में आएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 65 का जो हाफ होता है दैट इज 32.5 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि आंसर रहेगा 0.325, 0.325, तो ये आएगा यहाँ पे, ये 0.325, क्लियर। तो ये आए यहाँ पे मास आया किसका, दैट इज जिंक का। अगर हम ऑप्शन देखें तो 0.325, दैट इज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, क्लियर। तो ये हुआ एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज ये रहा, specific conductance of a saturated solution of AgCl is 3.4 इंटू 10 टू द पावर -6 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि K की वैल्यू गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और लैम्डा m Ag प्लस का और लैम्डा m Cl माइनस का दोनों का गिवन है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बोला है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या बोला है, AgCl। तो यहाँ पे AgCl की अगर मैं सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करूँ, सॉल्युबिलिटी यानी कि मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी यानी कि क्या, मोलैरिटी, तो यहाँ पे सब में पहले जो वैल्यूज गिवन है लैम्डा m Ag प्लस और लैम्डा m Cl माइनस, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो लैम्डा m जो मिलेगा वो AgCl का मिलेगा। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट इज लैम्डा m ऑफ AgCl इक्वल टू लैम्डा m ऑफ Ag प्लस लैम्डा m ऑफ Cl माइनस। तो ये हुआ फॉर्मूला इसका। अब वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वैल्यूज जो हैं वो 62.3, चलो यहीं पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, दैट इज 62 पॉइंट, कहाँ पे गई, हाँ 62.3, तो ये है 62.3 प्लस Cl माइनस की जो वैल्यू है
वो 67.7 है, 67.7। तो ये हुआ दैट इज वैल्यूज किसके, लैम्बडा एम ए जी प्लस और लैम्बडा एम सी एल माइनस। इसको अगर सॉल्व करूं तो ये 120 130 आएगा। तो यहाँ पे लैम्बडा एम की वैल्यू आई 130, लेकिन हमें लैम्बडा एम नहीं पूछा है, सॉल्युबिलिटी पूछी गई है क्वेश्चन में। अगर सॉल्युबिलिटी पूछी गई है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है लैम्बडा एम इक्वल टू 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, लैम्बडा एम इक्वल टू 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यम को इधर ले आओ और मोलैरिटी यानी कि ही सॉल्युबिलिटी होता है। तो ये आया 1000 इंटू के की वैल्यू दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, और उसकी वैल्यू है 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दैट इज 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहाँ पे रखेंगे 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड में लैम्बडा एम जो है वो लैम्बडा एम है 130। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर माइनस 6 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 4। और इसको अगर मैं 34 करूं, चलो ऐसे ही रख देते हैं या 34 करता हूं। 34 ये डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 13 इंटू ये 10 की पावर कितना है माइनस 6, यानी कि इसको एक आगे ले जाऊंगा तो 10 की पावर माइनस 7 और ये 2 10 की पावर माइनस 5। तो 34 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 34 को 3 से डिवाइड करने पर नियर अबाउट दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 2 पॉइंट दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अगर ऑप्शन चेक किया जाए 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, दैट इज ये बी वाला ऑप्शन 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर। तो ये रहा दैट इज कोहलर्स लॉ को मिक्स करके क्वेश्चन। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो ये भी दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, विथ आयोनिक इक्विलिब्रियम का यूज किया गया है, यानी कि 2 चैप्टर को मिक्स किया गया है। द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 and its equivalent conductance is 1.53 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. The KSP of BaSO4 will be, तो हमें KSP कैलकुलेट करना है किसका, BaSO4 का। तो यहाँ पे सब में पहले हम लैम्बडा इक्विवेलेंट से लैम्बडा यम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज लैम्बडा एम। क्या करेंगे पहले, लैम्बडा इक्विवेलेंट का कन्वर्जन लैम्बडा यम में, तो लैम्बडा इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्बडा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो हमें लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू एक पता है, और इसका एन फैक्टर जो होता है BaSO4 का एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ से लैम्बडा यम आएगा, दैट इज लैम्बडा यम इक्वल टू एन फैक्टर की वैल्यू है 2, और लैम्बडा इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन में आई थिंक ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही है 1.53, हाँ 1.53, तो ये 1.53। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 153 का नियर अबाउट डबल दैट इज 306, यानी कि 3.06। तो ये आई लैम्बडा एम की वैल्यू, लेकिन पूछा क्या गया है KSP की वैल्यू, तो ये तो लैम्बडा यम आया है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में KSP पूछा गया है, और बाकी कौन सी, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वैल्यू एक गिवन है, और हमें यहाँ से लैम्बडा यम की वैल्यू आई। तो पहले हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है लैम्बडा एम इक्वल टू 1000, लैम्बडा इधर लिखता हूँ चाहे तो, लैम्बडा एम इक्वल टू 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इधर आएगा, दैट इज यम, यहाँ से ये 1000 इंटू के की वैल्यू जो है, यहाँ पे के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय
लैम्बडा यम अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 3.06, तो ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू बनेगी कितनी, यम की 10 टू द पावर ये माइनस ये 10 टू द पावर +3 और ये 10 टू द पावर -6 यानी कि 10 टू द पावर -3, तो ये मोलैरिटी आई। लेकिन मोलैरिटी की वैल्यू नहीं पूछी है, सॉलिबिलिटी नहीं पूछा गया, दैट इज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। KSP की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँ BaSO4 की, तो BaSO4 जो है वो सॉलिड है क्योंकि उसका KSP पूछा गया है, और इसको रिवर्सिबल ये डिसोसिएट होके आयंस बनाएगा, दैट इज Ba2 प्लस SO4 2-। अगर इसकी सॉलिबिलिटी यस है तो इसकी भी सॉलिबिलिटी कितनी रहेगी, S रहेगी। अगर यहाँ से मैं KSP लिखूं तो KSP इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाय S, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो ये S का क्या बनेगा, स्क्वायर। ये वैल्यू क्या बनेगी, S का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं S का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे S का स्क्वायर करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 10 टू द पावर -3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बस, क्योंकि S की वैल्यू ये है, सॉलिबिलिटी की वैल्यू ये है, क्योंकि मोलैरिटी मतलब क्या होती है, सॉलिबिलिटी। तो यहाँ पे 10 टू द पावर ये कितना आया, -6, 10 टू द पावर -6। और मोलैरिटी को सॉलिबिलिटी कब बोलेंगे, अगर मोल पर लीटर यूनिट अगर है तो हम मोलैरिटी और सॉलिबिलिटी को सेम बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये KSP का आंसर आया 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो ये रहा ऑप्शन आपका थर्ड, दैट इज सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सी के ABCD के फॉर्म में दिया गया है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, दैट इज 100 ml of 0.2 molar solution of ammonium acetate is diluted by adding 100 ml of water. Calculate the pH of the solution. pK of acetic acid is nearly equal to pKb of ammonium hydroxide. तो देखो क्वेश्चन में एक बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे क्या बच्चे, यहाँ पे एक कंसेप्ट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज डाइल्यूशन का। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डाइल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज m1v1 इक्वल टू m2v2, और डाइल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मोलैरिटी का यूज ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये जो सॉल्ट है अमोनियम एसीटेट, दैट इज ये जो सॉल्ट है अमोनियम एसीटेट, जो कि यहाँ पे चलो दिखेगा भी आपको, वहाँ पे नाम है दैट इज CH3COO ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस है। ये सॉल्ट ऑफ क्या है, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो जो वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट होता है, तो वो वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस जो है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलो, पीएच बोलो, इसकी कोई भी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इसकी कोई भी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका इवन दो पीएच भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर इसकी पीएच की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो इसका जो पीएच का फॉर्मूला है, तो इसका पीएच का फॉर्मूला है दैट इज pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको क्वेश्चन में बोला भी गया है कि pKa एंड pKb या pK ऑफ एसिटिक एसिड इज नियरली इक्वल टू pKb ऑफ क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये pK एंड pKb नियर अबाउट सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो होने का मतलब pH की वैल्यू कितनी आएगी, 7। बस बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कहाँ पे, कि ये जो डाइल्यूशन इसमें दिया गया है कि 100 ml वाटर ऐड किया गया है, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से दिक्कत बढ़ती है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन जो है, दैट इज थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.8 into 10 to the power -5 at 298 Kelvin. Calculate the hydrolysis constant KH of ammonium chloride. क्लियर, ठीक है बच्चे। कभी कभी दैट इज द बफर सोल्यूशन
एंड हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो शॉर्ट में इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा मैं बता देता हूं कि कब क्या आपको यूज़ करना है, कि हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले कब यूज़ करने हैं और बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले कब यूज़ करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन के बाद मैं उस पॉइंट की ओर आता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मैं आपके लिए, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बोला गया है क्या, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि Kb की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि ये सॉल्ट है NH4Cl। ये सॉल्ट किसका है, ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका सॉल्ट है ये, दैट इज NH4Cl जो है वो सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। अगर इसका KH अगर हमें कैलकुलेट करना है तो KH का फॉर्मूला होता है KH इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई KB। KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय KB, ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर हमें KH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो KW की वैल्यू जो है वो KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, तो ये 10⁻⁻14, और KB की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 2 लेंगे, अगर 2 लेंगे तो ये 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 0.5 इंटू ये 10⁻⁻5, अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 यानी कि 10⁻⁻9। तो ये आया इसका आंसर, या इसकी KH की वैल्यू, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू। तो उसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻9, यानी कि ये वाला आंसर है 0.5 इंटू 10⁻⁹। क्लियर, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए कि आपको दैट इज बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के जो फॉर्मूले हैं वो कब यूज करने हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्लियर, ठीक है। जैसे कि अब यहां पे अगर मैं बात करूं दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, ये है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले की बात करूं, उसके पीएच के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो क्लियर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कब यूज करना है, इसके पीएच के फॉर्मूले कब यूज करने हैं, अगर क्वेश्चन में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह गिवन है तो इसके फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो यहां पे और अगर चलो अगर सॉल्ट गिवन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है दैट इज एसिटिक एसिड की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम प्लस NaOH की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, ये दोनों की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है और आपसे पूछा गया है पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन ऐसे कुछ, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो एसिटिक एसिड की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम की वैल्यू है और NaOH की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम की जो वैल्यू है, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स, सॉरी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर लो। यहाँ पे इसके क्या आएंगे, मोल्स, वॉल्यूम को लीटर में रख देना, और यहाँ से भी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये किस में, लीटर में, तो इसके भी क्या आएंगे, मोल्स। अगर दोनों के मोल्स सेम आए, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो इसकी स्टाइकियोमेट्री 1:1 होगी, एसिटिक एसिड 1 रहेगा, NaOH भी 1 रहेगा, और सॉल्ट CH3CO Na भी 1 रहेगा, और H2O जो फॉर्म होगा वो भी कितना रहेगा, 1। और अगर ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, एसिटिक एसिड भी लिमिटिंग रिएजेंट है और NaOH भी अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होने पर ना ही एसिड बचा है सॉल्यूशन में, ना ही बेस बचा है सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन में जो फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म हुआ है, दैट इज सॉल्ट। और ये सॉल्ट किसका है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो यहां पे होगा इसका हाइड्रोलिसिस, यहां पे ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा ये कौन सा सॉल्ट रहेगा, दैट इज CH3COO Na, CH3COO Na, ये रहेगा इसका सॉल्ट। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन आज तक के पूछा नहीं गया नीट में, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दे दिया जाए, इसकी भी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दे दी जाए, और पूछा जाए कि आपको कि पीएच क्या रहेगा, क्या
pH क्या रहेगा फाइनल सॉल्यूशन का। तो पहले मोलैरिटी वॉल्यूम से मोल्स कैलकुलेट कर लो, मोलैरिटी वॉल्यूम से मोल्स कैलकुलेट कर लो, दोनों के अगर मोल्स सेम आए तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे, यानी कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। और अगर दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सॉल्ट, जो कि क्या रहेगा CH3COO Na, और इस सॉल्ट का जो pH का फॉर्मूला रहेगा वो pH इक्वल टू 7 + 1/2 दैट इज pKa प्लस log C। थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है मैंने इस फॉर्मूले को, आप लोगों ने कुछ अलग पढ़ा होगा तो ठीक है, इट्स ओके। pKw भी यहाँ पे आता है, लेकिन pKw को मैंने 14 करके 7 यहाँ पे निकाल लिया है बाजू में, क्लियर, ठीक है। तो pKw का फॉर्म भी सही है, ये भी फॉर्म सही है, क्लियर, ठीक है। अगर ऐसा सॉल्ट है, ऐसा यानी कि कौन सा वाला सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका अगर सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट है, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज pH इक्वल टू 7 + 1/2 pKa प्लस log C। तो इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, सॉल्ट, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट, पानी तो चाहिए ही हमें, क्लियर, ठीक है। यानी कि इसके साथ कोई एसिड या कोई बेस नहीं रहना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही सेम केस अगर मैं बात करूं, दैट इज अगर आपको NH4OH की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम गिवन है, और वैसे ही दैट इज HCl की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम गिवन है। HCl की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम अगर आपको गिवन है तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करके क्या कैलकुलेट कर लो, मोल्स कैलकुलेट कर लो। तो ये आया मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये लीटर में, और ये भी मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये लीटर में। तो दोनों के मोल्स आए, अगर दोनों के मोल्स आए और दोनों के मोल्स अगर सेम है, यानी कि दोनों भी लिमिटिंग रिएजेंट हैं, NH4OH भी और HCl भी अगर दोनों भी लिमिटिंग रिएजेंट हैं, तो सॉल्यूशन में जो बना होगा वो क्या है, सॉल्ट, जो बचा होगा वो क्या है, सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है ये कौन है, NH4Cl। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट है ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ये वीक बेस प्लस किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। और इसका अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसका होगा, दैट इज वीक बेस के पार्ट का। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड है, पहले ही बोल रहा हूं मैं आपको। तो POH इक्वल टू 7 + 1/2 दैट इज pKb प्लस log C, pKb प्लस log C, क्लियर, ठीक है। आपने अगर कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा तो वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों से आंसर आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है pH, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, POH का। तो पहले POH कैलकुलेट करना, बाद में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना, दैट इज pH प्लस POH इक्वल टू 14, pH प्लस POH इक्वल टू कितना, 14। तो यहां से पहले POH कैलकुलेट कर लो, बाद में pH, क्लियर, ठीक है। तो ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के, यानी कि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, क्या चाहिए सॉल्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट के साथ दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। पानी चलेगा लेकिन बाकी एसिड बेस नहीं चाहिए कोई भी, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है, POH इक्वल टू 7 + 1/2 pKb प्लस log C। तो पहले pH कैलकुलेट कर लो, बाद में यहाँ से पहले POH कैलकुलेट कर लो, बाद में यहाँ से pH कैलकुलेट कर लेना, क्लियर, ठीक है। और इसमें जो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट होता है, तो वो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दूं, दैट इज CH3COOH का मोलैरिटी एंड वॉल्यूम अगर मैं दे दूं, और अगर मैं NH4OH की भी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दे दूं, और इन दोनों के हम क्या पहले कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करके मोल्स, या फिर आप ग्राम इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो तीनों केस में। ग्राम इक्विवेलेंट भी आप तीनों केस में कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट अगर सेम है तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। मोल्स के केस में आपको स्टाइकियोमेट्री रिएक्शन की देखनी पड़ेगी, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट के केस में आपको स्टाइकियोमेट्री देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम आते हैं तो दोनों भी लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लीटर में। अगर दोनों के मोल सेम हैं तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में बचा क्या, फिर सॉल्ट, और वो जो सॉल्ट रहेगा इन दोनों का वो कौन सा रहेगा,
CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, और ये जो सॉल्ट है ये किसका है, दैट इज वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है। और इसका जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो पीएच का फॉर्मूला इसका pH इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। तो यहाँ पे फॉर्मूले में कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे मैंने बोला था आपको कि वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेशन पर उसका पीएच डिपेंड नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ कौन से सॉल्ट के लिए यूज किया जाएगा, दैट इज वीक एसिड प्लस वीक बेस के सॉल्ट के लिए इसको यूज किया जाएगा। क्लियर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और जो बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं, किसके फॉर्मूले, बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले जो हैं वो बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले कब एप्लीकेबल रहेंगे, अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से दे दूं, दैट इज CH3COOH की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है, और NaOH की भी दैट इज मोलैरिटी एंड वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, NaOH क्या हो जाए, लिमिटिंग रिएजेंट, और CH3COOH जो है वो अगर एक्सेस रिएजेंट है, यानी कि ये रिमेनिंग है, अगर ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में बनेगा क्या, इन दोनों से सॉल्ट भी तो बनेगा, दैट इज CH3COONA, और वाटर भी बनेगा। तो ये CH3CONA क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो सॉल्यूशन का जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी क्वेश्चन में रिमेनिंग है, क्वेश्चन में बोलने के बजाय सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम। ये दोनों सॉल्यूशन में अगर रिमेनिंग है तो तब बना है बफर। अब यहां पर आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्ट के साथ एसिड भी अवेलेबल है, और सॉल्ट और एसिड दोनों अवेलेबल हैं, और वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट अगर है तभी हम उसको बोल सकते हैं एसिडिक बफर। क्या बोल सकते हैं, दैट इज एसिडिक बफर। फिर आप फॉर्मूला किसका अप्लाई करना, एसिडिक बफर का। क्लियर है सभी को, क्लियर, ठीक है, दैट इज pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये वाला हमारा दैट इज बफर का फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे बफर के क्वेश्चन के लिए आप बफर का फॉर्मूला यूज करना। क्लियर, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं आगे की बात करूं, दैट इज का फॉर्मूला pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर, ठीक है। तो ये एसिडिक बफर का। वैसे ही अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं, क्लियर, ठीक है, तो बेसिक बफर में भी सेम, अगर NH4OH की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम आपको गिवन है, और HCl की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम आपको गिवन है, क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, कौन, HCl अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए और ये एक्सेस रिएजेंट अगर है, तो सॉल्यूशन में सॉल्ट भी तो बनेगा, दैट इज NH4Cl। तो NH4Cl सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और NH4OH भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये क्या बना, दैट इज द बेसिक बफर। और ये अगर बेसिक बफर बना तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये बेसिक बफर बना तो फॉर्मूला जो रहेगा वो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। WB करना है तो WB कर दो, वीक बेस का रहता है कॉन्सेंट्रेशन, और पिछले केस में वीक एसिड का रहता है कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला। क्लियर, छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ हम क्वेश्चन की ओर आते हैं हमारे। दैट इज़ अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये वाला था, KH वाला। क्लियर, ठीक है। तो अब इसका अगला वाला जो क्वेश्चन है वो अगले वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, दैट इज़ the solubility product, that is KSP, of AlOH thrice is 2.7 into 10 to the power -15, यानी कि KSP की वैल्यू गिवन है हमें, that is 2.7 into 10 to the power -15. Calculate the pH of saturated solution. Calculate the pH of क्या बोला है, saturated solution.
अगर यहाँ पे pH की अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो KSP की वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻⁻15। तो देखो यहाँ से KSP से पहले हम, चलो चाहे तो पहले मैं ये रिएक्शन लिख दूँ, जो AlOH थ्राइस है उसका अगर KSP गिवन है तो AlOH थ्राइस को हम सॉलिड लेंगे और ये रिवर्सिबली डिसोसिएट होके Al3 प्लस एक्वियस प्लस 3OH माइनस एक्वियस, ये S रहेगा और ये 3S रहेगा, बराबर। अगर यहाँ से अगर मैं इसका KSP देखूँ तो पूछा गया है हमें KSP नहीं, क्लियर, ठीक है। तो पहले चलो KSP लिखते हैं इसका। KSP इक्वल टू ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, Al3 प्लस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का क्या, क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले वैल्यूज़ मैं देख लूँ, सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पहले वैल्यूज़ हम देखते हैं। वैल्यूज़ बस हमें KSP की गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻15। तो यहाँ पर ये देखो KSP इक्वल टू ये रहेगा S मल्टीप्लाइड बाय 3S का क्यूब, तो ये 27, KSP इक्वल टू 27 S टू द पावर 4। तो ये आया S टू द पावर 4 इक्वल टू S टू द पावर 4 इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 27। तो ये S इक्वल टू, ये वैल्यू थी हमारी 2.7 समथिंग, चलो वैल्यू एक बार देख ही लेता हूँ, दैट इज़ 2.7 इंटू 10⁻⁻15। तो उसको 27 करते हैं तो 27 इंटू 10⁻⁻16 बनेगा वो। 27 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 27, इसकी पावर बन जाएगी 1/4, क्योंकि इसको यहाँ पे S लिखा है। तो 27 से 27 क्या होगा, कैंसिल, और 27 से 27 कैंसिल होने पर ये S की वैल्यू जो बनेगी, तो ये S इक्वल टू बनेगा 10⁻⁻4। तो ये तो S की वैल्यू आ गई। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसी से यहाँ से pH या POH कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर, ठीक है। वैसे नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 3S है, देखो ये। तो यहाँ पर चलो इसके बाजू में ही करता हूँ, इधर साइड में, राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 3S। तो S की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 10 टू द पावर कितना, -4। तो ये आया 3 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ से पहले हम POH कैलकुलेट करेंगे। तो POH इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा वो POH इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, OH माइनस। अब वैल्यूज़ को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये माइनस लॉग 3 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये आया माइनस ये log 3 और ये माइनस log 10 टू द पावर -4। तो ये आया log 3 की वैल्यू 0.48 रहती है, ये माइनस 0.48 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 और 4 में से अगर 0.48 गया तो 3.52। तो ये तो आया POH। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहले वो देखते हैं। pH आई थिंक पूछा गया है, देखो 3.2 फर्स्ट ऑप्शन ही है। बच्चे गड़बड़ी में क्या कर देते हैं, यहाँ पे pH पूछा गया है लेकिन गड़बड़ी में क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 3.52। लेकिन वो POH है, pH नहीं है। तो हमें pH कैलकुलेट करना है, तो pH का फॉर्मूला क्या है, क्लियर, ठीक है। तो pH के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो pH का फॉर्मूला जो है वो pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो यहाँ से pH इक्वल टू 14 माइनस 3.52 यानी कि 10.48 समथिंग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ये C, दैट इज 10.48। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, क्लियर। चलो, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आगे अब अगर जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे
क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो और एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं है, तो हम आते हैं कंसेप्ट की ओर। क्लियर? तो हम यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं कि एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज़ वीक एसिड के फॉर्मूले, वीक बेस के फॉर्मूले और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले। इसलिए बता रहा हूँ ताकि चारों भी जो कंसेप्ट हैं वो चारों कंसेप्ट के फॉर्मूले सेम हैं। चारों कंसेप्ट के फॉर्मूले क्या हैं? सेम। तो याद रखने के लिए बच्चों को दिक्कत जाती है कि ये फॉर्मूले किस तरीके से हम याद रखें, किसको कब अप्लाई करें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर को कब अप्लाई करना है, मैंने ये तो अभी बता दिया है। क्लियर? ठीक है। अब फॉर्मूले आप लोग कैसे ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं और बच्चों को ध्यान रखने में दिक्कत जाती है, तो इसलिए फॉर्मूलाज जो है आयनिक इक्विलिब्रियम के 4 कंसेप्ट के फॉर्मूलाज, उनको किस तरीके से हम ध्यान में रखने वाले हैं उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्लियर? ठीक है। तो चलो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं वीक एसिड के फॉर्मूलों की बात करूं, वीक एसिड WA कर दे रहा हूं बस। क्लियर? ठीक है। तो वीक एसिड के जो फॉर्मूले हैं, तो सब में पहला जो फॉर्मूला है वो है K = C α² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड फॉर्मूला K = C α², ये सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर? अब नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, अल्फा = √K/C, अल्फा = √K/C, ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला हुआ। इसका H+ के 2 फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ = C α एक होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ = √K/C, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। और इसके अगर मैं pH के फॉर्मूले की बात करूं तो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। अगर इसके pH की फॉर्मूले की बात करूं तो pH = 1/2 pKa - log C। तो ये हुआ इसका pH का फॉर्मूला, बराबर। तो ये है वीक एसिड के फॉर्मूले। कब कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कंडीशंस वगैरह क्लास में लिखवा दी जाती हैं। क्लियर? ठीक है। तो वो कंडीशंस वगैरह उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो चलो थोड़ा सा अगर मैं इसको बता दूँ तो 5% बुक्स में दिया रहता है, स्टैंडर्ड बुक्स में। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 5, मैं 10% लेता हूँ पर्सनली। क्लियर? ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में जो वैल्यू होती है वो 5% होती है, मैं 10% लेता हूँ। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर दैन 10% है, क्लियर, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए बोलता हूँ क्लासेस में। क्लियर? ठीक, ऑफलाइन क्लासेस में। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10% है, लेकिन मैं बुक्स में कितना परसेंट रहता है बोल रहा हूँ, 5%, तो 5% तक आप यूज़ कर सकते हो या 10% तक भी यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं होती है। क्लियर? ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं ये इस कंडीशन के ऊपर। तो ये वीक एसिड के फॉर्मूले हुए। अब वीक बेस के जो फॉर्मूले हैं वो वीक बेस के फॉर्मूले सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। दैट इज वीक बेस के लिए बस K की जगह हमें KB लिखना है। K की जगह हमें क्या लिखना है, KB = C α² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। दूसरा KB = C α², ये हुआ। नेक्स्ट अल्फा = KB डिवाइडेड बाय C, ये थर्ड वाला फॉर्मूला। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- बोलेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि बेस है, वीक बेस है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम, दैट इज C α। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- का और एक जो फॉर्मूला है वो है √KB × C, दैट इज √KB × C। और अगर मैं इसके POH की फॉर्मूले की बात करूं, क्योंकि वीक बेस के लिए POH का फॉर्मूला डिराइव होता है, सेम लाइक दैट फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूले इतने ज़्यादा हैं कैसे करें। तो POH = 1/2 PKB - log C, PKB माइनस क्या, log C। तो ये हुआ वीक बेसिस के फॉर्मूले। अब अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, जैसे कि देखो ये फॉर्मूलेज हैं, अब यहाँ पर ये कंडीशन मैं आपको बता दूं, ये अल्फा ग्रेटर देन
10% और ये अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10%। अगर आपको 5% के लिए यूज़ करना है तो आप 5% के लिए भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, आपको जैसे बताया गया हो आपके क्लासेस में। क्लियर, ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब अगर मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी जो फॉर्मूले हैं वो एग्जैक्टली जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले हैं वो सेम है एग्जैक्टली। बस वहां पे हम के नहीं, वहां पे हम के एच कहते हैं। दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो होता है वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एच होता है। अब उसकी अगर मैं बात करूं, पहला वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड प्लस क्या, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो सेम, आपको रटा नहीं मारना है। यहाँ पे क्या है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, तो इसका फॉर्मूला के एच इक्वल टू, यहाँ पे एच यूज किया जाता है, के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा नहीं, यहाँ पे एच बोला जाता है क्योंकि ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है एच। तो के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच, ये वाला हमारा फॉर्मूला हुआ पहला। दूसरा सेम लाइक दैट, सेम यहाँ पे जैसे फॉर्मूले वैसे सेम फॉर्मूले, के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर, उसके बाद अल्फा इक्वल टू है तो यहाँ पे एच इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट के एच डिवाइडेड बाय सी। अब और एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला के एच का, ठीक है, ये तो के एच का एक फॉर्मूला हुआ, और एक यहाँ पे के एच का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूँ। के एच इक्वल टू होता है के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के। अब ये ऑफलाइन क्लासेस में बताया जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के। अब यहाँ पे उतना टाइम है नहीं आपके पास और मेरे पास कि मैं इस फॉर्मूले को बता दूं कि ये कैसे आया। क्लियर, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हुआ के एच इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के। तो यहाँ से इस के एच की वैल्यू को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करके और एक एच का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो एच इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू सी। तो H यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है इस सॉल्ट का, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू, क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस वीक एसिड के पार्ट का होता है, यानी कि अगर मैं एसीटेट आयन लूँ तो CH3COO माइनस का हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन होगी, उसमें से वो H प्लस लेगा और रिमेनिंग जो बचेगा वो OH माइनस बचेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू CH, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू सी, के एच इंटू क्या, सी। ये ऐसे दो फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे ये H प्लस का फॉर्मूला है वीक एसिड के लिए। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे सर OH माइनस कैसे आया, तो मैं बोल रहा हूँ ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है कि OH माइनस, फिर भी अभी मैंने बता दिया थोड़ा शॉर्ट में कि अगर मैं एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, वीक एसिड के पार्ट का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, वाटर के साथ, और वो वाटर में से लेगा क्या, H प्लस, तो बनाएगा क्या, दैट इज एसिटिक एसिड, वीक एसिड बनेगा, और प्लस OH माइनस आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू CH, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू सी। और इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज उस फॉर्मूले को जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चंस में, मैंने मॉडिफाई किया है, pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। तो ये फॉर्मूले हुए, और ऐसे ही सेम फॉर्मूले, सेम, क्लियर, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूले दैट इज वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है। तो पेज को मैं इधर एक बार लेफ्ट साइड में लेता हूँ, तब तक एक बार आप ये कंपैरिजन देख लो, ये आपको कंपैरिजन दिख गया होगा। तो हम एक काम करते हैं, तो पेज को मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेता हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको सेम दिखे फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखो जो कि ये रहा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, इसके फॉर्मूले सेम जैसा वीक एसिड के फॉर्मूले थे वैसे सेम, बस ये जो फॉर्मूले हैं इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, KH इक्वल टू
सी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच, तो यहाँ पे भी एच की वैल्यू ग्रेटर दैन 10% और यहाँ पे एच की वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 10%, तो वैसे ही सेम दैट इज के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एच या के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर, ये हुआ। अब सेम एच का फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम रहेगा, एच इक्वल टू अंडर रूट के एच डिवाइडेड बाय सी, तो ये हुआ। अब यहाँ पे के एच का न्यू फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे के एच का फॉर्मूला लिखवा है वैसे के एच इक्वल टू यहाँ पे के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी। देखो वीक यहाँ पे बेस है तो के बी ऐसे ध्यान में रखो, और वीक एसिड है तो यहाँ पे के ऐसे ध्यान में रखो। ये बस ध्यान में रखने के लिए, कंसेप्ट ये नहीं है, क्लियर, ठीक है। कंसेप्चुअली ये फॉर्मूला डिराइव होता है, इसको बताया जाता है कि ये कैसे आया, लेकिन अभी आपके लिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। अगर वीक सॉल्ट में वीक एसिड है तो डिवाइड में के लिखो, और सॉल्ट में अगर यूज़ किया गया वीक बेस है, बेस वीक है, तो यहाँ पे के बी लिखो। तो ये के एच इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के बी। तो इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करेंगे तो एच इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के बी इंटू सी, बराबर। तो यहाँ पे इसका भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या कर रहा है, डिपेंड। और पीएच जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है सॉल्ट के, बराबर। और यहाँ पर अगर मैं इसके फॉर्मूले लिखूँ और जो बाकी बचे वाले हैं, तो अब यहाँ पे देखो वीक बेस का जो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट है, अगर एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ NH4OH वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों की रिएक्शन हो जाए और NH4Cl अगर फॉर्म होता है, अगर अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होता है उसमें से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पार्ट का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता, अमोनियम आयन का अगर हाइड्रोलिसिस होता है, तो अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होने पर वो वाटर में से लेगा क्या, OH माइनस, तो बाय प्रोडक्ट जो मिलेगा वो H प्लस मिलेगा। तो फॉर्मूला जो रहेगा वो H प्लस इक्वल टू CH या फिर H प्लस इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू सी, KH इंटू सी। तो KH की जगह आप ये भी लिख सकते हो KW डिवाइड बाई KB, और यहाँ पे KH की जगह आप ये लिख सकते हो KW डिवाइडेड बाई K, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये रहा ये H प्लस का फॉर्मूला, बराबर, ठीक है। और इसको अगर मैं POH के फॉर्मूले की बात करूँ, जो कि मॉडिफाई करके मैं लिख देता हूँ क्लासेस में, तो POH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 PKB प्लस लॉग से, क्लियर। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, POH का। तो ये जो फॉर्मूले हैं कंपैरिजन में मैंने जो लिखे हैं, ये फॉर्मूले किसके लिए है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, इसके लिए मैंने ये क्या लिखे हैं, फॉर्मूले लिखे हैं। और अगर लास्ट इसकी बात करूं, लास्ट सॉल्ट की, तो लास्ट जो हमारा सॉल्ट है, तो उसको मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तो क्योंकि वो फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट है। एक बार ये छोटा सा मैं इसको पेज कर दूँ ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले दिखे, जैसे कि हाँ दिखेंगे अभी, आई थिंक थोड़ा इधर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये पेज पे ये सारे फॉर्मूले थोड़ा सा छोटा कर दिया अभी, आपको आई थिंक क्लियर दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसके पहले तो दिखा है। ये वीक एसिड के सारे फॉर्मूले हैं, ये वीक बेस के सारे फॉर्मूले हैं, ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है यहाँ पे सेट हुआ है, ये सॉल्ट है, क्लियर, ठीक है। तो ये जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये इसके सारे फॉर्मूले हैं, और ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट के ये सारे फॉर्मूले हैं, क्लियर, ठीक है। तो इसमें से किसी भी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो नियर अबाउट फॉर्मूलों की अगर बात करें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 एंड 6 12, क्लियर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी 8 है, 8 एंड 8 16 और ये 12, 16 और ये कितने 12, क्लियर, ठीक है। तो इतने फार्मूले, यानी कि गिनेंगे तो इसका अगर गिनती हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये 12 और ये 16 यानी कि 18 28 नियर अबाउट फार्मूले हो रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो 28 फार्मूले उसको ध्यान में कैसे रखना है मैंने आपको वो बता दिया है। यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने ये फार्मूले को कैसे यूज़ करना है और ये फार्मूले को कब यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में, क्लियर, ठीक है। तो ये रहे इसके फार्मूले। अब हमारा जो लास्ट वाला सॉल्ट है दैट इज़ वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला सॉल्ट,
वीक एसिड और क्या, वीक बेस वाला सॉल्ट। तो उसका एक बार मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये बच्चे फॉर्मूले देखकर ही इस चैप्टर को घबरा जाते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, पीएच के हैं, ये है वो है। क्लियर, ठीक है, आसान है, बहुत टॉपिक आसान है, बस आसानी से इसको पढ़ाने आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला अगर मैं KH का लिखूं तो यहाँ पे KW डिवाइडेड बाई K इंटू KB, ये फर्स्ट फॉर्म। इसका अगर मैं H का फॉर्मूला लिखूं तो जैसा फॉर्मूला KH का है सेम फॉर्मूला H का है, बस आपको उसको स्क्वायर रूट में लिखना है, KW डिवाइडेड बाय KA इंटू KB। और थर्ड फॉर्मूले की इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका थर्ड जो फॉर्मूला है वो pH का फॉर्मूला है 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। क्लियर, तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला। अब देखो पिछले केसेस में, पिछले जो 2 सॉल्ट थे यहाँ पे, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगा, और कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा, क्योंकि KW एंड Ka तो ये तो कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चेंज होने वाला नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री हाइड्रोलिसिस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस सॉल्ट में भी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट में है वो, √C रहेगा वो। क्लियर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। लेकिन ये जो हमारा थर्ड वाला सॉल्ट है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आप डाइल्यूशन करो, आप कुछ भी करो, आप कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो, आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करो, ना ही इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस चेंज होगा और ना ही इसकी पीएच की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि पीएच भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो है पीएच भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और पीओएच भी, कौन, पीओएच भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे क्या करता है, डिपेंड, दैट इज ये log C पे डिपेंड करता है, यानी कि पीएच की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, अगर आपको पीएच पूछा जाए तो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये रही ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में चीज़ें। क्लियर, ठीक है। यानी कि आपको एक 4 कंसेप्ट जो है मैंने समराइज कर दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आसान जाए अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम अगर हार्ड जाता है तो। क्लियर, ठीक है। तो एकदम थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में बताने की मैंने कोशिश की है, मेरे पास जो नॉलेज है वो आपको देने की मैंने कोशिश की है। बस आपका काम है अच्छे से मेहनत करना। जो रिमेनिंग डेज हैं बेटा, क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन में न जाते हुए, थोड़ा सा टेंशन न लेते हुए अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से आपकी एग्ज़ाम जाएगी। जो कुछ आपको डाउट्स वगैरह आते हैं आप पूछ सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो स्टे ट्यून विथ Alpha 360 Degree Academy। थैंक यू।